नासा का बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन, जिसके अंतर्गत 2 एस्ट्रोनॉट्स को 8 दिन के लिए आईएसएस में जाना था और दोबारा से बोइंग के स्टार लाइनर में बैठकर धरती पर आना था। ये मौका दिया जाता है नासा के बेहद ही एक्सपीरियंस एस्ट्रोनॉट बैरी बुच ई विल्मोर और सुनीता एल विलियम्स को। 5 जून 2024 सुबह 10:52 पे ये स्टार लाइनर में बैठकर टेक ऑफ करते हैं। और अगले दिन 6 जून को दोपहर 1:34 पर इनका स्पेसक्राफ्ट आईएसएस से डॉकिंग करने लगता है। अब क्योंकि इस पूरे सफर को कंप्लीट होने में 27 घंटों से ज्यादा लगे थे, इसीलिए इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स के चेहरों पर आप एक्साइटमेंट को साफ देख सकते हैं। लेकिन इन्हें कहाँ पता था कि इनका यही 8 दिन का मिशन 8 महीनों में बदलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अभी इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स को आईएसएस में फंसे हुए 4 महीनों से ज्यादा हो चुके हैं और अगले 4 महीनों तक इनके वापस आने की भी कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन आखिर ये दोनों वहाँ फंसे कैसे? अभी करंट टाइम पर इनकी जिंदगी कैसी चल रही है और आखिर ये इतने लंबे टाइम तक अगर आईएसएस में सरवाइव कर भी ले गए तो वहाँ करेंगे क्या? आइए इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। तो अगर प्रॉब्लम और सोल्यूशन से पहले इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स पर नजर डालें तो बैरी 61 साल के हो चुके हैं और इस मिशन से पहले ये 178 डेज स्पेस में रहे थे। और सुनीता विलियम्स 58 साल की हो चुकी हैं और इस मिशन से पहले उन्होंने 322 दिन स्पेस में बिताए हैं। इसके अलावा ये एक्सपीडिशन 33 की कमांडर भी थी और इससे पहले एक्सपीडिशन 14, 15 और 32 का पार्ट भी थी। अब ये तो रही इनकी एक्सपीरियंस की बात, लेकिन आखिर बोइंग के स्टार लाइनर में ऐसी कौन सी दिक्कत आ गई कि इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स का कोई भी एक्सपीरियंस वहाँ पर काम ही नहीं आया? दोस्तों, ये है बोइंग का स्टार लाइनर ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट। इसके पूरे नाम की बात करें तो इसका पूरा नाम है क्रू स्पेस ट्रांसपोर्टेशन 100 स्टार लाइनर, इसीलिए इसे शॉर्ट में CST-100 स्टार लाइनर भी कहा जाता है। अब देखिए, एक ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट बनाना इतनी आसान बात नहीं होती, क्योंकि स्पेसएक्स के बाद बोइंग ही एक ऐसी इकलौती कंपनी है जिसने ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट को आईएसएस तक पहुंचाया हो। लेकिन आखिर प्रॉब्लम कहां पर आई, आइए इसे समझते हैं। अगर हम बोइंग स्टार लाइनर के डिजाइन पर फोकस करें तो इसके क्रू मॉड्यूल में 7 लोगों के बैठने की जगह है। इसके अलावा एक विंडो है, साइड हैच है और अंदर से भी आप इस स्टार लाइनर का व्यू देख सकते हैं। इसके अलावा यह है इस स्पेसक्राफ्ट के थ्रस्टर्स, जिसकी मदद से ये स्पेसक्राफ्ट मूव करता है और अपनी डायरेक्शंस को चेंज करता है। लेकिन यही थ्रस्टर जो इन स्पेसक्राफ्ट के एडवांटेज होते हैं, वही प्रॉब्लम का रूट कॉज बन जाते हैं और इन्हीं थ्रस्टर्स की वजह से आज ये एस्ट्रोनॉट्स भी स्पेस में अटके हुए हैं। देखिए, स्टार लाइनर की जो एक्चुअली में फर्स्ट लॉन्चिंग डेट थी वो थी 6 मई 2024 की, लेकिन काउंटडाउन से सिर्फ 2 घंटे पहले इस लॉन्च को रोक दिया जाता है एक फॉल्टी प्रेशर वॉल्व के चलते। ये देखिए, ये है एटलस 5 रॉकेट जिससे ये स्टार लाइनर कनेक्ट है और इसका एक प्रेशर वॉल्व खराब निकलता है। इसके अलावा 1 जून को एक और लॉन्च सेट किया जाता है, लेकिन लॉन्च से सिर्फ 4 मिनट पहले इसको भी कैंसिल कर दिया जाता है। इस बार एक कंप्यूटर अबॉर्ट सिस्टम ने इस मिशन को कैंसिल किया था। और 5 जून को जब ये रॉकेट फाइनली लॉन्च हो जाता है, आप यकीन नहीं करोगे कि उससे पहले भी बोइंग और नासा के इंजीनियर्स एक हीलियम लीक को फिक्स करने में लगे हुए थे। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हीलियम वो मेन गैस होती है जिससे प्रोपल्शन मॉड्यूल काम करता है और थ्रस्टर्स को फायर किया जाता है। अब दोस्तों, थ्रस्टर्स की जरूरत तब पड़ती है जब फाइनल टाइम में इन स्पेसक्राफ्ट को आईएसएस से डॉक करवाना होता है। एक परफेक्ट अलाइनमेंट लाने के लिए इन थ्रस्टर्स की जरूरत पड़ती है और इन थ्रस्टर्स को रन करने के लिए हीलियम लगता है। नासा और बोइंग के इंजीनियर्स ने कहा कि ये हीलियम लीक हो रही है एक डिफेक्टिव स्किड की वजह से, लेकिन ये कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इसे मैनेज किया जा सकता है और इसकी वजह से आगे चलकर कोई बड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं होगी। लेकिन लॉन्च के सिर्फ कुछ ही घंटों बाद 2 और हीलियम लीक्स देखे जाते हैं। इसके बाद जब स्पेसक्राफ्ट डॉक करने लगता है आईएसएस से, तब चौथा हीलियम लीक भी देखने को मिलता है। चौथा लीक हो जाने के बाद बोइंग के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के हेड मार्क नेपी ये एडमिट करते हैं कि हमें नहीं पता कि ये किस वजह से हो रहा है, हमें इसके रूट कॉज को पता करना होगा। इसके बाद डॉकिंग से कुछ घंटे पहले एक और बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है। पता चलता है कि जो 28 थ्रस्टर्स इसमें लगे हुए हैं, इसमें से 5 थ्रस्टर्स तो सही से काम ही नहीं कर रहे। ये सब हो जाने के बाद मजबूरन बुच विल्मोर को अपने हाथ में कंट्रोल लेना पड़ता है। बुच विल्मोर ग्राउंड पे रहने वाले इंजीनियर्स के साथ काम कर वापस से थ्रस्टर्स को फायर करते हैं। 5 में से 4 थ्रस्टर्स वापस से काम करने लग जाते हैं और फाइनली आईएसएस से ये स्पेसक्राफ्ट डॉक कर जाता है। स्टीवन स्टिच, नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के हेड, ये एडमिट करते हैं ये जितने भी फेलियर्स हमें देखने को मिले थे, ये डाटा इशू की वजह से हुए थे। इसका स्टार लाइनर के सॉफ्टवेयर से कुछ भी लेना देना नहीं था। लेकिन इतनी सारी घटनाएं हो जाने के बाद मीडिया ने नासा पर बहुत से सवाल खड़े किए कि क्या सच में स्टार लाइनर एस्ट्रोनॉट्स के लिए सेफ है? क्या अभी भी स्टार लाइनर इतना कैपेबल है कि वो वापस से इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स को धरती पर ला सके? इसीलिए इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने के लिए नासा ने 6 जून के बाद कुछ हॉट फायर टेस्ट कंडक्ट किए। इस टेस्ट में नासा ने यह ऑब्जर्व किया कि ओवरहीटिंग की वजह से ये थ्रस्टर सही से काम नहीं कर पा रहे हैं।
इस टेस्ट में ये पता चल पाया कि मैनुअल कंट्रोल सिस्टम पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ने की वजह से ये ओवरहीट हो रहे हैं। इसीलिए जब विदाउट सनलाइट में इन थ्रस्टर्स को चेक किया गया तो ये प्रॉपर्ली काम कर रहे थे। लेकिन फिर भी नासा और बोइंग दोनों के इंजीनियर्स ये कंफर्म नहीं कर पा रहे थे कि स्टारलाइनर अब इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाने के लिए एक सेफ ऑप्शन होगा या फिर नहीं। इसीलिए बाद में ये फैसला लिया गया कि स्टारलाइनर विदाउट एनी एस्ट्रोनॉट्स वापस धरती पर लौटेगा और ये दोनों एस्ट्रोनॉट एक्सपीडिशन 71 टीम के साथ वहीं ISS में रुकेंगे। अब देखा जाए तो ये काफी अच्छी खबर थी क्योंकि नासा ने सेफ्टी को प्रायोरिटी दी थी। इसीलिए मीडिया के जहन का एक डर कि शायद दोनों ही इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट्स कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स का एक ही हश्र होगा, उनके जहन से निकल गया। क्योंकि अब नासा ने फैसला लिया है कि अब ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाने के लिए वो स्पेसएक्स की क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, जब फरवरी 2025 के महीने में स्पेसएक्स का क्रू 9 मिशन ISS पर जाएगा तब वहाँ पर 4 की जगह सिर्फ 2 एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे और वापस आते समय उन 2 एस्ट्रोनॉट्स की जगह 4 एस्ट्रोनॉट्स धरती पर आ जाएंगे। अब आगे क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अब आइए हमारे मेन सवाल पर चलते हैं कि आखिर कैसे सुनीता विलियम्स और बैरी बुच विल्मोर वहाँ पर स्टे करेंगे। क्या ISS में रहने के लिए उनके पास इनफ फूड, इनफ वाटर और ऑक्सीजन होगा? दोस्तों, अगर देखा जाए तो ISS एंड टू एंड 350 फीट से भी ज्यादा लंबी जगह है, यानी यहाँ पर बहुत सारे लोग एक टाइम पर रह सकते हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पर जितनी लिविंग स्पेस मौजूद है वो 6 बेडरूम से भी ज्यादा है, जहाँ पर खाना, पानी, ऑक्सीजन, कपड़े, सभी चीजों का पूरा इंतजाम है। इसके अलावा 2 बाथरूम है, पर्सनल बेडरूम्स हैं, 2 जिम है और एक 360 बे विंडो भी है। यानी देखा जाए तो ये सरवाइव करने के लिए एक अच्छी जगह है। और वैसे भी हर 6 महीनों में यहाँ पर नए एस्ट्रोनॉट्स रोटेट करते रहते हैं, यानी ISS ज्यादा टाइम के लिए खाली नहीं पड़ा रहता। इसी वजह से यहाँ पर 6 महीने का स्टॉक फूड हमेशा पड़ा ही रहता है। बाकी अगर सुनीता और बैरी के पर्सनल बिलोंगिंग्स की बात आई, यानी उनके कपड़े और सभी पर्सनल चीजें कहाँ से उन्हें मिलेंगी, क्योंकि वो तो अपने साथ सिर्फ 8 दिन के मिशन का सामान लेकर गए होंगे, लेकिन उन्हें स्पेस में तो 8 महीने रहना पड़ेगा। इसीलिए नासा ने 6 अगस्त 2024 को इनके पर्सनल बिलोंगिंग्स के लिए एक स्पेशल फ्लाइट भी भेजी। इसके अलावा इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स के पास काम की भी कोई कमी नहीं है, क्योंकि भले ही ये 8 दिन की जगह 8 महीनों तक ISS में रुक रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स के अलावा एक्सपीडिशन 71 टीम वहाँ पर पहले से मौजूद है। अब क्योंकि एक्सपीडिशन 71 की टीम स्पेस बॉटनी, स्पेस कॉस्ट, फ्लूइड शिफ्ट्स, एल्गी बेस्ड लाइफ सपोर्ट सिस्टम, न्यूरो डीजेनरेटेड डिसीजेस एंड थेरेपीज पर भी यहाँ पर रिसर्च चल रही है, तो ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स उनका भी हाथ बटा सकते हैं। इसके अलावा जब 24 सितंबर 2024 को एक्सपीडिशन 71 की टीम वापस धरती पर आएगी तो एक्सपीडिशन 72 के लोग वहां पर चले जाएंगे, जो अपने साथ इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स के लिए और भी खाना लेकर जा सकते हैं। यानी ऑफिशियली अब सुनीता विलियम्स और बैरी बुच विल्मोर एक्सपीडिशन 71 और 72 के हिस्से बन चुके हैं। यानी अब इनके पास काम करने की भी कोई कमी नहीं है और इसके अलावा खाने, पीने, ऑक्सीजन की भी कोई चिंता नहीं है। और इसके अलावा ISS के फीचर्स में भी कोई कमी नहीं है, क्योंकि ये वाटर इलेक्ट्रोलिसिस से खुद ही ऑक्सीजन को भी जनरेट कर देता है। इसके अलावा ISS में एक वाटर रिकवरी सिस्टम भी लगा हुआ है, जो यूरिन, मॉइस्चर और साथ ही साथ एस्ट्रोनॉट्स के स्वेट्स में से भी वाटर को एब्जॉर्ब कर रिसाइकल करता है और उसे यूजेबल वाटर बना देता है, जिसे एस्ट्रोनॉट्स आगे चलकर पीने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि फरवरी 2025 में ये एस्ट्रोनॉट्स कैसे धरती पर वापस आते हैं। तो आज की इस वीडियो में तो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल गए होंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।